लो तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। हम लोग इस वीडियो में उर्दू के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न पे पूरा का पूरा बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग बुक और कवायद सभी देखेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे के सारे सवाल देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जैसे प्रीवियस ईयर या कवायद के, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए और भी वीडियो। और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मारूजी सवालात हैं। मारूजी सवालात मतलब ऑब्जेक्टिव। तो इधर क्वेश्चन नंबर दिए हैं तो हम लोग देखते चलेंगे इधर से। पहला सवाल है आपका कि हयात शिबली किसकी तसनीफ़ है? तो सबसे पहले हयात शिबली ये लिखा था सैयद सुलेमान नदवी ने, ठीक है। और इनका एक मजमून आपकी किताब में है सैयद सुलेमान नदवी साहब का, वो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और वो मजमून है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो इसमें 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। और चूँकि ये तर्जुमा किया गया है फ़ारसी की कहानी, जिसको लिखा है किसने? अमीर खुसरू ने, जिसका नाम है किस्सा चहार दरवेश, ठीक है। तो चहार दरवेश में 4 दरवेशों यानी 4 फ़कीरों की बात की गई है। और इसके बागो बहार को लिखने वाले कौन है, तर्जुमा करने वाले कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है, मीर अमन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर। किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है? ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो हैं वली दकनी, ठीक है, वली दकनी। और वली कैसे शायर थे? तो ये सयाह सिफत शायर थे। सयाह का मतलब होता है घूमने फिरने वाला, ठीक है। चलिए, सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए हैं? तो सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा, कितना नंबर सवाल है? 4 नंबर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये कसीदा गो, इनकी कसीदा आपकी किताब में मिलेगी। कसीदा वह नज़्म होता है, नज़्म की किस्म है कसीदा, जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है। देखिए यहाँ पे किसी की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कसीदा कहते हैं। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक लफ्ज़ आएगा मदह। तो मदह किस से संबंधित होगा, किससे ताल्लुक़ रखेगा? तो आपको याद रखना है मदह कसीदा से और गज़ल से ताल्लुक़ रखेगा। छठा सवाल है हम बांसुरी पर मौत का, तो नगमा तेरा, तो ये क्या होगा? इस मिसरे को पूरा करना है, इस लाइन को पूरा करना है। तो गाते रहें, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहें नगमा तेरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये किसका है और ये किस शायर के नज़्म से, किस शायर के गज़ल से लिया गया है? तो ये आज़मी साहब हैं आपकी किताब में, उनका ये शेर है, ठीक है। 7 नंबर है शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 8 नंबर। सफ़र की जमा क्या होगी? सफ़र की जमा क्या होगी? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असफ़ार। सफ़र की जमा असफ़ार। अगला सवाल है 9 नंबर कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर आपको बताना है। तो इमारत ऊंची है, इमारत ढह गई, मुअन्नस हो गया। बुनियाद, तुम्हारी बुनियाद कमज़ोर है, ये भी मुअन्नस है। शहर बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अजान हो रही है, ये भी मुअन्नस है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इसमें आपको मुअन्नस बताना है। तो जैसे राहत इंदौरी का शेर, तो ये तो मुज़क्कर हो गया। इजहार किया गया, तो ऑप्शन ये भी आपका मुज़क्कर हो गया। अफवाह फैल गई, ये आपका मुअन्नस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शेर है राहत साहब का कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डी है आपका अखबार, ये भी मुज़क्कर है। अखबार नया है, और ख़बर अगर हो तो ये मुअन्नस होता है। ख़बर अच्छी है और अखबार अच्छा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 11 नंबर है हाल की जमा अहवाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर है किला क्या है? किला कोई जगह होता है, ठीक है ना, किला घर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दर्ज जेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला जो हथियार जिससे हम कोई काम करते हैं, तो आपका कफगीर। कफगीर बड़ा सा चम्मच होता है जिससे पुलाव वगैरह बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। घबराना का हासिल मजदर क्या होगा? तो घबराना से घबराहट, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, खलवत की जिद क्या होगी? खलवत की जिद होगी जलवत, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर है, हया का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुतरादिफ का मतलब होता है हम माने अल्फाज, एक जैसे माने वाले, और जिद को कहते हैं मुतजाद अल्फाज। ये भी आपको याद रखना है, मुतजाद। ठीक है, जिद को मुतजाद कहते हैं और मुतरादिफ को हम माने अल्फाज कहते हैं। तो हया के जैसा दूसरा क्या होगा? तो शर्मो हया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर है, अता को फिक्र हुई इसके साल रहलत की। इस मिसरे में अता क्या है? तो अता क्या है, इस पे देखिए ये निशान लगा हुआ है, तो ये आपका तखल्लुस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर है, खूबसूरत इमारत में खूबसूरत क्या है? तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है खूबसूरत क्या है, तो इमारत की खूबी कौन बता रहा है? खूबसूरत, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिफत, जो किसी की खूबी बताता है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर है, वह हर सुबह दौड़ता है। इस जुमले में दौड़ता है क्या है? तो दौड़ता है क्रिया है, काम करने का है, तो उर्दू में क्रिया को फेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर है, काश मैंने मेहनत की होती। ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो एक तो इसमें काश लग गया, तमन्ना, काश, ख्वाहिश, आरजू अगर आ जाता है तो वो आपका माजी तमन्नाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 21 नंबर है, पस्त की ज़िद क्या होगी? पस्त ऊपर और पस्त का मतलब नीचे और बुलंद मतलब ऊपर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 22 नंबर है, आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या है? लड़ने को तैयार होना, कपड़े पहनना, गुरूर करना, भाग जाना। तो आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। कैलूला का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? कैलूला कहते हैं दोपहर के खाने के बाद आराम करने को कहते हैं कैलूला करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, दोपहर के खाने के बाद आराम करना, ये याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल है, क्या भैया दफ्तर चले गए? ये जुमला कौन सी किस्म है? तो क्या भैया दफ्तर चले गए सवाल पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवालिया। 25 नंबर है, शेर में तारीखी वाक़ये का बयान हो तो वह क्या कहलाता है? जिस शेर में तारीखी वाक़ये का बयान हो उसे तलमीह कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं, तो अच्छे से आप याद कर लीजिए और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। 26 नंबर है, दर्ज झेल में इसमें मुकब्बर कौन है? इसमें मुकब्बर कहते हैं जो किसी चीज़ की बड़ाई बताता हो, ठीक है, बड़ापन बताता हो, उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं, और जो छोटापन बताता हो उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें बड़ापन कौन बता रहा है? बाग, ठीक है, बाग ये मुकब्बर है और बाग का इसमें मुसग्गर बागीचा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर सवाल है, शेख इब्राहिम जौक में जौक क्या है? तो ये आपका तखल्लुस हो जाएगा। ये जब आप अलम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पढ़ना होता है इसमी, कुन्नियत, उर्फ, ये सब पढ़ना होता है, ठीक है, लक़ब, खिताब, ये सब पढ़ना होता है, तो वो अलम में होता है। चलिए 28 नंबर है, खबर की जमा क्या होगी? तो खबर की जमा अखबार, ऑप्शन नंबर बी। हाँ 29 नंबर देखिए, मकतूब का मानी क्या होता है? मकतूब निगारी या खुतूत निगारी एक ही चीज़ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, मकतूब का मतलब खत। 30 नंबर है, नूर की ज़िद क्या होगी? तो नूर रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर है, किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है? तो अकरब का मतलब होता है बिच्छू, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर देखिए, मैं इस बाग का निगहबान हूँ। इस जुमला में लाहिका क्या है? लाहिका कहते हैं आपको सफिक्स को जो आखिरी में जुड़ता है, ठीक है, लाहिका कहते हैं सफिक्स जो आखिरी में जुड़ता है, तो निगहबान, बान होगा, ऑप्शन नंबर डी, निगहबान, इसमें लाहिका आपका बान होगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है, प्रॉमिस क्या है? 33 नंबर सवाल है आपका कि प्रॉमिस क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
अफसाना, ठीक है, प्रॉमिस अफसाना, और ये किसका है, तो ये जिलानी बानो का है, ये भी आपको याद रखना है, जिलानी बानो का आपके किताब में अफसाना प्रॉमिस है। 34 नंबर देखिए, नज़म खेती का शायर कौन है, तो खेती किसने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी है अमीक हनफी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 35 नंबर, मिट्टी का तेल किसका लिखा हुआ मजमून है, तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि मिट्टी का तेल क्या है, मजमून है, ठीक है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी का तेल क्या है, मजमून है, अफसाना है, नाविल है, तो मजमून है, और किसका लिखा हुआ है, तो 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ख्वाजा हसन निज़ामी। 36 नंबर है, इब्राहिम सकिया का अफसाना है, कौन सा है, तो आपका 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, सॉरी, इब्राहिम सकिया किसका अफसाना है, तो ये है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर, अता काकोई ने गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी है, तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बेटे की मौत पर, उनका बेटा अरशद था जो मर गया, तो उसके गम में इन्होंने मरसिया लिखा और जिसे गमे अरशद कहा गया, ठीक है। 38 नंबर है, दर्द का मुकम्मल नाम क्या था, मुकम्मल नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा मीर दर्द। 39 नंबर है, नुस्तरे यास किसका शेरी मजमुआ है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो, यगाना चंगेजी। यगाना चंगेजी के बारे में आपको थोड़ा सा जान के जाइएगा, क्योंकि इनसे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। यगाना चंगेजी का पूरा असल नाम, ठीक है, ये सारे चीज़ें। अक्सर यगाना चंगेजी और गालिब साहब के बीच में झगड़ा होते रहता था। 40 नंबर है, शमसुल उलमा शिबली नुमानी में शमसुल उलमा क्या है, शमसुल उलमा जो है ना, यानी उलमाओं के सूरज, ठीक है, विद्वानों के सूरज, तो ये खिताब है, इनको खिताब मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। खिताब हुकूमत की तरफ से मिलता है, लक़ब आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से मिलता है, ठीक है, जैसे बुलबुले हिंद कह देते हैं, शेर बिहार, शेर पंजाब, शेर मैसूर, ये सब लक़ब होता है, और खिताब आपका भारत रत्न, पद्म भूषण, ठीक है, शमसुल उलमा, खान बहादुर, ये सब, खान बहादुर भी सरकार की तरफ से मिलता है, तो वो खिताब होता है। कुनियत जो नाम के बिना पे रखा जाता है, मतलब जिसमें अबू मिला हो, मिला हो, ठीक है, बिंत मिला हो, इस तरह से वो कुनियत होता है, जिसमें रिश्ता पता चलता है, जैसे अबू हुरैरा, ठीक है, अबू बकर, उम्मुल सुमैया, ठीक है, इस तरह का जो है, बिनते हवा, इस तरह से। उर्फ जो असल नाम के अलावा इस्तेमाल होता है, चुन्नू मुन्नू गुड्डू कुछ भी। 41 है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो क्या कहलाते हैं, तो उसे मतला कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी। गज़ल का पहला शेर जो हम काफिया हो मतला कहलाता है, और गज़ल के पहला शेर जो हम काफिया हम रदीफ़ हो उसे हुस्ने मतला भी कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को ही, ठीक है। और साथ में और समझिए, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे कहा जाता है गैर मुरद्दीफ़। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, गैर मुरद्दीफ़, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 42 नंबर, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डैश नहीं हूँ मैं, मिसरा मुकम्मल करिए। ये मिसरा किसका है, ये तो आप पहले बताइए। देखिए ये जो शेर है ये है आपका गालिब साहब का, ये तो आपको पता ही है, मिर्ज़ा गालिब। और इसमें खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डैश नहीं हुई तो पत्थर नहीं हूँ मैं। इसका पहला शेर क्या है कि दायम पड़ा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गालिब के बारे में आपको पता ही होगा, गालिब साहब का जो पैदाइश है वो कहाँ है, आगरा में। और कब हुआ था तो 1797 में। मरे कब, 1869 में। कहाँ मरे, दिल्ली में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे खतूत निगारी को सबसे आसान इन्होंने बनाया, ठीक है। और गालिब को एक और बात याद रखिए, यहीं पे मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है, मुश्किल पसंद शायर, ये भी आपको याद रखना है, मुश्किल पसंद शायर। 43 नंबर देखिए, ये जो क्या है, ये
यूजेनो मोंताले, तो मोंताले किस जबां का शायर है? तो ये इतालवी है, आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है 43 का, ठीक है। और ये कब के शायर हैं? तो ये 20वीं सदी के शायर हैं, ये भी आपको याद रखना है 20वीं सदी के। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये यूजेनो मोंताले कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे जिनेवा में, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, नजम मतशायर किसकी तख्लीक है? तो मतशायर किसने लिखा है? 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी किधर है? जफ़र कमाली, ऑप्शन नंबर सी। मतशायर का काम क्या होता है कि ये अब खुद शायरी नहीं करते हैं, मतलब अपना शेर नहीं लिखते हैं, दूसरे शायरों के शेर को चुरा कर बोलते हैं, जिससे कि लोग इनकी तरफ देखें, लोगों का इन पे तवज्जो हो, ठीक है। अगला सवाल है 45 नंबर, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? तो देखिए इसमें उन्होंने स्कूल टीचर से, सुबुकदोश होने का मतलब रिटायर होना, तो किस ओहदे से रिटायर हुए? स्कूल टीचर से या इंस्पेक्टर से या डायरेक्टर जनरल से या फिर मिनिस्टर से? तो ये 45 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे हमें भी पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। 46 नंबर है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? 46 नंबर सवाल है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ पैदा हुई थी? 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदायूं। और बदायूं कहाँ है? तो आपका यूपी में है, ठीक है। और ये कब पैदा हुई थी? तो 1936 में, ठीक है। 47 नंबर है, मस्जिद क्या है? तो मस्जिद एक जगह है, तो मस्जिद जगह है तो वो क्या हो जाएगा इसमें? ज़र्फ़। जगह जो भी चीज़ होगी, जो भी जगह वाले लफ्ज़ होंगे वो इसमें ज़र्फ़ होते हैं, इसका मतलब ही होता है जगह और वक्त। जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, ससुराल हो गया, ननिहाल हो गया, पाठशाला हो गया, ईदगाह हो गया, ये सब क्या होंगे? इसमें ज़र्फ़ होंगे। अगला सवाल है 48 नंबर, उठना का हासिल मस्दर क्या होगा? तो उठना का हासिल मस्दर क्या होगा? उठान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा, उठाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 है, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मिर्ज़ा सलामत अली। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है इनका, ठीक है। और ये बहुत बड़े मरसिया गो हैं, मरसिया लिखते हैं ये, ठीक है, मरसिया लिखते थे। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और थोड़ा सा पढ़ लीजिए 49 का, आपने मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम याद किया, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, और ये क्या लिखते हैं? मरसिया। मरसिया लफ्ज़ जो है वो अरब से निकला है, और अरब के कौन से लफ्ज़ से निकला है? रसा से। ये आपको याद रखना है, किस लफ्ज़ से निकला है? रसा से मरसिया निकला है, अरबी लफ्ज़ है, ठीक है, जिसके मतलब होते हैं रोना, मातम करना, ठीक है। मरसिया की दो किस्में, शख्सी मरसिया और मरसिया। जैसे शहदाए करबला यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहलो अयाल को छोड़कर अगर किसी पे मरसिया लिखा जाता है तो उसे हम शख्सी मरसिया कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, शख्सी मरसिया कहते हैं। और शहदाए करबला के बारे में अगर कोई मरसिया लिखी जाती है तो वो मरसिया कहलाती है। सबसे पहला मरसिया किसे कहते हैं? सबसे पहला मरसिया तो एक मसनवी है जिसका नाम है, लिख लीजिए, याद रखिएगा, लिख लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए, ये सब जितना जो आपको इसमें है वो तो है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका नोट्स छोटा बना लीजिए। मसनवी नौसरहार, आपको याद रखना है, एक मसनवी है नौसरहार जिसे सबसे पहला मरसिया कहा जाता है, ठीक है, सबसे पहला मरसिया इसे कहा जाता है, नौसरहार को, और ये एक मसनवी है। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, गुलजार नसीम क्या है? तो गुलजार नसीम जो है ये मसनवी है। मसनवी का मतलब होता है दो दो करके, ये भी आप याद रखिएगा कि मसनवी का मतलब क्या होता है? तो दो दो करके, इसमें दो दो लाइन यानी दो दो मिसरे जो होते हैं ना, हम काफ़िया हम रदीफ़ हो जाते हैं, या इनका अपना हम काफ़िया हम रदीफ़, इन दोनों मिसरों का, मिसरा का मतलब एक लाइन, तो एक शेर में दो मिसरे मिलकर एक शेर बना रहे हैं। फिर से बता देता हूँ, ये दो लाइन
है, यानी एक लाइन ये एक मिसरा हुआ, एक लाइन ये एक मिसरा हुआ, तो ये दोनों मिलके एक शेर बनाए। फिर मसनवी में 2 लाइन होगा, तो इसका अपना हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा दोनों लाइन का, इन दोनों लाइन का भी अपना हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा। तो इसलिए इसे मसनवी का मतलब होता है 2-2 करके। तो ये याद रखिएगा, गुलजार नसीम जो है ये मसनवी है जिसमें गुलबकावली वाली कहानी बताई गई है। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ से सेक्शन बी देखिए सब्जेक्टिव सवाल का। तो इस जो भी उन्वान दिया गया है किसी एक पर आपको मजमून लिखना है, ठीक है। जैसे वालिदैन की अज़मत, मोबाइल फ़ोन, ताजमहल, पसंदीदा किताब, मेरा कॉलेज और सफाई की अहमियत। ये फिर एक और है वर्जिश के फ़वायद, ठीक है। तो ये आपको इसमें से किसी एक पर आपको मजमून लिखना होगा, ऐसी एग्ज़ाम में आएगा, कोई भी उन्वान देगा। दूसरा सवाल देखिए, दर्ज झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह करें। आपको शेर दे देगा, उसकी तशरीह करने के लिए देगा। जैसे ये है जो क्या है, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। अच्छा, ये लाइन याद रखिएगा, ये पिछले बार और उसके पिछले बार भी पूछा हुआ है, ये शेर मुकम्मल करने में, मिसरा मुकम्मल करने में। जैसे ठीक है, मुझे दिल की खता पर यास, और ऑप्शन में आपको दे देगा शर्माना नहीं आता, घबराना नहीं आता, रोना नहीं आता, इस तरह से। तो ये याद रखिएगा, शर्माना नहीं आता। अब तशरीह कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले तो आपको मान लीजिए कि इस शेर की तशरीह करनी है, ठीक है। तो इस शेर की तशरीह के लिए आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि ये शेर किस शायर का है, ठीक है। यास किस शायर का तखल्लुस है, ये आपको याद करना है। और उसके बाद बताना है कि ये शेर जो भी शायर हैं, जैसे मान लीजिए कि ये गाना चंगेजी, तो ये गाना चंगेजी का शेर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हमसे कोई ख़ता हो जाती है तो मैं अपने उस ख़ता पर, अपने दिल की इस ख़ता पर शर्माता नहीं हूँ, मुझे शर्माना नहीं आता है। और उसके बाद जो भी पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, और कोई भी दूसरा जुर्म, कोई मतलब जैसे कोई अगर ख़ता हो गई, कोई जुर्म हो गया, तो उसको अपने नाम में नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं करता। इस तरह से आपको बताना होगा। तीसरा नंबर सवाल है कि दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से करें। देखिए, इक़्तिबास का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से करने का मतलब ये हो जाता है आपका कि ये जो भी दिया रहेगा ना इक़्तिबास, यानी जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा, ये आपके बुक के किसी चैप्टर से दिया रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो बुक के किसी चैप्टर से रहेगा तो आपको इसके बारे में भी वैसे ही बताना है जैसे आपने तशरीह में बताया कि ये इक़्तिबास या दिया गया इक़्तिबास या जेर तलब इक़्तिबास आपकी कहानी, जो भी कहानी है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये बताया कि मान लीजिए कि मिट्टी का तेल है, तो कहेंगे कि जेर तलब इक़्तिबास मिट्टी के तेल मजमून से लिया गया है जो किसकी तख्लीक है। अब मिट्टी का तेल किसका है तो वो आपको बता देना है। जैसे मिट्टी का तेल है ख्वाजा हसन निज़ामी का, तो आप बताएंगे कि जेर तलब इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक मिट्टी के तेल से लिया गया है। और इसमें आपको इस इक़्तिबास में जहाँ से भी इक़्तिबास दिया रहेगा उस इक़्तिबास से थोड़ा पहले आपको बता देंगे कि क्या बात कही गई है, और इस इक़्तिबास के बाद थोड़ा सा बता देंगे कि क्या बात कही, इसके बाद क्या होगा, क्या हुआ है, ठीक है। इस और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से लिखने में होता है कि आप 8 से 12 लाइन में ही कोई बात लिखें, मतलब जो भी दिया रहेगा वो आपकी कॉपी में 8 से 12 लाइन में पूरे हो जाएँ, ठीक है। चलिए, चौथा है कि अपने वालिद को ख़त लिखें। तो ख़त या फिर दरख्वास्त तो आपको एकदम लाजिम है कि ये आएगा, तो आप अच्छे से इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट याद करके जाइएगा और आसानी से उसको लिख के आ जाइएगा। जो भी लिखा है, जैसे इसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में वालिद को बताना है और प्रिंसिपल को आपको राजगीर टूर के लिए जाने के लिए बोलना है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने उर्दू के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, वहाँ से कर लीजिए। 5 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो ये आपकी किताब से सवाल है, ठीक है। ये देख लीजिए किस तरह का सवाल आ रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे? मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है, इस तरह से आपको सवाल आएगा। अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? तो देख लीजिए, उसमें किरदार यानी उसका कैरेक्टर, प्रॉमिस में कैरेक्टर का नाम आपको बताना है, ठीक है। भूले बिसरे गीत, तो भूले बिसरे गीत तो आपको याद होना चाहिए, साहिल लुधियानवी का है। क्वारंटीन है, इस तरह से आपको कर देना है। 6 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना है। जैसे नज़म खेती का खुलासा कीजिए, तो आपको इसका खुलासा आप जब जवाब लिखेंगे, जैसे जवाब, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे खुलासा,
ठीक है, खुलासा। और यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपका किसका लिखना है, तो खेती, खेती लिख देंगे। और फिर नीचे इसका बारे में बताएंगे, जैसे खेती किसकी नज़म है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो खेती किसकी नज़म है, ये है आपका अमीक हनफी का। तो आप लिखेंगे कि खेती नज़म अमीक हनफी साहब की लिखी हुई नज़म है, जो बहुत ही सबक आमोज़ नज़म है, इस तरह से बता देंगे। ठीक है, उसके बाद खेती में उन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में बता देंगे, ये खुलासा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है जैसे बागो बहार की अदबी अहमियत पर रोशनी डाले इंशाइया, हिजरत की खूबियाँ बयान करें। ठीक है, हिजरत जो आपके किताब में इंशाइया है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद 7वां नंबर सवाल है, देखिए, दर्ज झेल इबारत की तलखीस पेश करें। तलखीस, तलखीस का मतलब होता है संक्षेपण। जिन्होंने हिंदी पढ़ा होगा उन्हें पता है संक्षेपण, इंग्लिश में प्रिसाइज कहते हैं शायद। ठीक है, तो तलखीस या संक्षेपण का मतलब होता है कि जो भी आपको इक्तबास जो पैराग्राफ दिया है उसको छोटा करना है। अब छोटा कितना करना है, तो ये करना होता है 1/3। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 100 शब्द में 100 लफ्ज़ों में कोई बात कही गई है, तो आपको इसका 3 हिस्सा कर देना है। तो 100 का 3 हिस्सा करिएगा तो 33 के आसपास आएगा। तो इसको आपको 33 से 35 लफ्ज़ में उस बात को कह देना है जो 100 शब्द में कही गई है। ये होता है तलखीस निगारी। ठीक है, अब जो भी आपका ये रहेगा इसको पढ़िए और पहले इसका उन्वान लिखिए ऊपर में। ठीक है, उन्वान लिखिए। जैसे मान लीजिए कि ये चाय चीन की पैदावार है और चीनियों की तशरीह, तो इसमें आप लिख सकते हैं चाय। मान लीजिए कि आपने लिख दिया चाय, ये चाय की खेती, ये चीन और चाय, आप ऐसे लिख सकते हैं, चीन और चाय ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी अलग अलग लोगों का अलग अलग उन्वान हो सकता है। तो एक ऊपर उन्वान दीजिए और ये जितना लफ्ज़ में है उसको गिनिए। जैसे मैं मान लीजिए गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए 11। और कितने लाइन में है ये, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद है यहाँ से 6 7 8 9 10 11, और ये है 12 लाइन में है। तो 12 × 11 आप करेंगे तो 120 और 131 132 के आसपास आता है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 से, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12 44। तो आपको इस इक्तिबास को, ये पूरे इक्तिबास को आपको 44 से 50 लफ्ज़ों के बीच में लिख देना होगा और उन्वान कुछ दे देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तलखीस भी। चलिए, तो यही चीज़ है। उसके बाद या तो आप तलखीस करिए, वो ज़्यादा आसान है। ये दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। तो आपको अगर खुलासा याद आता है तो खुलासा लिख दीजिए, तलखीस आता है तो तलखीस लिख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।